हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 32 कवर करेंगे। इससे पहले हमने रिसर्च का बेसिक सारी चीज़ें कवर की थी, टाइप्स ऑफ रिसर्च या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ रिसर्च। और अगर आप वो यूजीसी का पढ़ रहे हो तो उसका जो यूनिट नंबर 3 है, शायद से पेपर ए का, वो भी उतना ही है, बस उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी और ऐड होंगी। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहली जो चीज़ आ गई वो आ गया, अब हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो मैथडोलॉजी है और मेथड्स, दो डिफरेंट चीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए स्टैट के टाइम। ठीक है, तो मैथडोलॉजी क्या होता है स्टैट में या साइकोलॉजी में, हम मैथडोलॉजी किसको बोलते हैं? वाई वी यूजिंग सर्टेन मैथड और टूल इन आवर रिसर्च, कि जो भी हम अपने कुछ मैथड्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जब आप इस क्यों का जवाब दोगे या इसका आपके पास कुछ आंसर होगा कि हम वो चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी सारी मैथडोलॉजी में आ जाएंगी। या फिर हाउ डिड द रिसर्चर फिनिश देयर स्टडी, कि एक रिसर्चर अपनी स्टडी को फिनिश कैसे कर रहा है, ये भी इस चीज़ में आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग द इंटायर प्रोसेस इंक्लूडिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, एथिकल प्रिंसिपल्स एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? रिसर्च की मैथडोलॉजी के अंदर। दूसरी चीज़ आ गई, अब मेथड्स क्या हुए अगर मैथडोलॉजी है। वट डिड द रिसर्चर यूज़ फॉर देयर स्टडी, रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए यूज़ क्या कर रहा है। इधर आ गया वट, और ऊपर क्या, ऊपर हम किस क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे थे? वाई। ठीक है, इधर ये चीज़ें क्यों यूज़ कर रहा है और क्या यूज़ कर रहा है। जब आ गया कि क्या यूज़ कर रहा है, वो क्या आ गया आपका मेथड्स, यानी कि कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है। अब आ गया इसमें, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड आ जाएगा। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो तो कौन से, मतलब क्या यूज़ कर रहे हो अपनी रिसर्च के लिए, तो वो पर्टिकुलर एक मेथड की बात आ रही है। ऊपर आप ओवरऑल क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो उसका रिप्लाई करोगे, तो मैथडोलॉजी आ गया। अब इसमें क्या आ गया और चीज़ें, रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक, इसमें क्या आ जाती हैं आपकी स्पेसिफिक टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, या फिर टूल्स आ जाते हैं, स्ट्रैटेजीज दैट वी यूज़ इन ए स्टडी टू सेलेक्ट केसेस, मेजर एंड ऑब्जर्व सोशल लाइफ, गैदर एंड रिफाइन डाटा, एनालाइज डाटा एंड रिपोर्ट ऑन द रिजल्ट। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी आपकी? ये आ जाएंगी आपकी किस में? मैथड्स में। कि कौन सा आप डाटा कलेक्शन के लिए टूल यूज़ कर रहे हो, कौन सी स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ कर रहे हो, या फिर स्ट्रैटेजी क्या यूज़ कर रहे हो, केसेस आपने कैसे सेलेक्ट किए हैं, यानी कि सैंपल कैसे कलेक्ट कर रहे हो, मेज़र कैसे कर रहे हो या ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो सोशल लाइफ को, फिर डाटा, उस डाटा को रिफाइन कैसे कर रहे हो, यानी कि SPSS से कर रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ये सारे मेथड्स में आ जाएंगे। अब मेथड और मैथडोलॉजी का अगर डिफरेंस आपको पता चल गया है तो नेक्स्ट टॉपिक हम आ जाते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा किसका? स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च का। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? Central tendency is defined as the statistical measure that identify a single value as representative of entire distribution. जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है? स्टैटिस्टिकल मेजर है आपका, जो आइडेंटिफाई करती है एक सिंगल वैल्यू, जब इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को या इंटायर पॉपुलेशन को आप किसी एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। जैसे कि अब मैं देहरादून की बात करती हूँ कि देहरादून में यूथ की ओवरऑल इंटेलिजेंस लेवल क्या है, तो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको बताऊँगी। मैं बोल दूँगी अगर 100 में से हम उसको देख रहे हैं तो 70% है, या फिर 95% यूथ क्या है इधर, मतलब जॉब ओरिएंटेड है या इलिटरेट है। जो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू, वो पूरे इंटायर आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, हम उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या आ गई? मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू जो इंटायर पॉपुलेशन को डिफाइन कर रही है। ठीक है, अब आ गया सेंट्रल टेंडेंसी का, इट एम्स टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर डाटा। ये क्या करती है? इसका एम क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी का? कि जो आपकी इंटायर क्या है, आपका डाटा है या पॉपुलेशन है, जिस चीज़ को भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसका आपको एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी तो हमने पढ़ ली है क्या, बट हम कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मीन, मीडियन, मोड, इसके 3 इंपॉर्टेंट क्या हैं? एग्जाम्पल्स या फिर मेजर्स हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं?
सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं। सबसे पहले आ गया आपका मीन। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, अफेक्टेड बाय, अब एवरेज, अब पहले मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे 1 2 3 4, अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, मेरे को इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है जो इस इंटायर ये जो 4 वैल्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अगर मैं मीन का यूज़ करके निकाल रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, ये चारों वैल्यू को मैं प्लस करूँगी, 1 + 2, एक मिनट दोबारा से लेती हूँ मैं ये। अब मैं इन चारों वैल्यूज़ को प्लस करूँगी, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो ये कितने हो गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू जितनी है, 1 2 3 4, तो 4 वैल्यू, ठीक है। अब आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 4। अब ये एक्यूरेट वो नहीं आ रहा, तो मैं कुछ ऐसी वैल्यू लेती हूँ जिससे बिल्कुल एक्यूरेट ये पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया 3 + 3 + 3 + चलो ठीक है 3 3 ले लेती हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ये कितने हैं 3, मतलब ये 3 वैल्यूज़ हैं और ये आ गया। अब मैंने इसको प्लस कर दिया, 3 3 6 3 9, 9/3, तो ये क्या आ गया आपका 3, यानी कि ये 3 क्या कर रहा है, मीन आ गया। अब मैंने इसलिए वो एक्यूरेट सी वैल्यू ली ताकि मेरे को निकालने में आसानी हो, नहीं तो पॉइंट्स में आ गया। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं 1 8 9 4, अब बोला है इनका मीन कैलकुलेट करो। मीन कैलकुलेट करोगे तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो इस इंटायर डाटा को शो करेगी, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगी। तो आपने क्या करना है, 1 + 8 + 9 + 4, इन सबको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितनी ये टर्म्स है। तो ये 4 है, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। मीन यानी कि आपकी एवरेज भी होती है। अगर आपको कभी सिंपल क्वेश्चन आए एवरेज कैलकुलेट करो, एवरेज को भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, जितने नंबर दिए हैं उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो नंबर है आपके, ठीक है। अब आ गया इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब ये जो मीन है ये एक्सट्रीम वैल्यू इनको क्या करती है, इफेक्ट करती है। यानी कि अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो मीन भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मैंने जो वैल्यूज़ ली थी 1 8 4 9, अगर वो वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाएंगी तो मेरा मीन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन ओपन डाटा केसेस। हम ओपन डाटा केसेस में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ओपन में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या करना होता है, अपॉन जितने हमारे पास केसेस होते हैं वो लिखने होते हैं। अगर हमारे पास अपॉन में नंबर ऑफ केसेस नहीं पता होंगे हमें एग्जैक्ट, तो हम क्या करेंगे, मीन को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ कैटेगरिकल डाटा। ये जो बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटेगरिकल डाटा के केसेस में भी हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, डिस्क्रीट या फिर कॉन्टीन्यूअस डाटा चाहिए। अब वेरिएबल्स मैंने पढ़ाए होंगे या फिर मैंने नहीं पढ़ाए होंगे, इसके बाद वेरिएबल्स ही पढ़ाती हूँ मैं आपको। अगर जब हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे उधर हम पढ़ेंगे ये 4 टाइप ऑफ स्केल के, आपके नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। जो आपके ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल होते हैं ये क्या आगे आपके कैटेगरिकल के अंदर आते हैं, यानी कि इधर हम क्वालिटीज़ वगैरह को लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं हम इधर वो करते हैं। जैसे कि ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को या किसी भी चीज़ों को ऑर्डर के हिसाब से, जो भी ऑर्डर आएगा उसको हम एक रैंक देते हैं। बट नॉमिनल में क्या होता है, सिंपल नाम के हिसाब से हम चीज़ों को डिवाइड करते थे। जैसे कि स्कूल के टाइम में आपको मिलते थे ना, हाउस मिलते थे, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, तो सब इंडिविजुअल एक बराबर होते थे। बस डिवाइड करने का एक मेथड था कि एक उनको नॉर्म दे दिया, उसके हिसाब से उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। बट ऑर्डिनल में क्या होता था कि ऑर्डर मिलता था। जैसे रेस होती थी, फर्स्ट कौन आया, सेकेंड कौन आया, थर्ड कौन आया, तो वहाँ हम ऑर्डिनल स्केल का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो नॉमिनल और ऑर्डिनल है ये दोनों किसके अंदर आते हैं, आपके कैटेगरिकल के अंदर आते हैं। दूसरा आपका इंटरवल एंड रेशियो। इंटरवल में हम क्या करते थे, इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया होता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड पीरियड के बीच में 45 मिनट का डिफरेंस है, वैसे ही जो 7th और 8th पीरियड होगा क्लास का उसके बीच में भी 45 का ही डिफरेंस होगा। तो इंटरवल में क्या करते थे, इक्वल इंटरवल में डिवाइड करते हैं। रेशियो क्या, आपको एग्जैक्ट 0 की वैल्यू मिलती है, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या रेशियो आ गया आपका, यानी कि 2:1, ठीक है। 5 1 और 5 2 10, तो एग्जैक्ट जहाँ वैल्यू मिलती है वो आपका रेशियो आ गया, ठीक है। तो जो मीन है वो किसके केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधी सी बात है, हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के केस में मीन को कैलकुलेट करेंगे। कैटेगरिकल के बेसिस पे हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस्ट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का। बेस्ट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल या मेथड क्या है आपका, तो वो मीन ही है। सेकेंड आ गया आपका मीडियन। अब मीडियन क्या है, मीडियन को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल टर्म, यानी कि ये जो बीच की टर्म होती है वो आपका मीडियन होता है। व्हेन डाटा इज अरेंज, सबसे पहले क्या, अगर जैसे ऊपर मैंने आपको बताया 1 8 4 9 6 ऐसे करके आपको दिया होगा, ठीक है।
बट मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम डायरेक्ट इन टर्म्स को क्या करेंगे मतलब प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हमें पहले इनको अरेंज करना है, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। 1 4 फिर आ गया उसके बाद 6, फिर आ गया 8, फिर आ गया 9। अब अगर सिंपल ऑड टर्म्स होंगी ना तो ऑड के केसेस में ईजी होता है मैं किसको, मीडियन को कैलकुलेट करना। ये दो अलग हो गए तो ये बीच का मीडियन हो गया। बट जब आपका इवन केस आता है तो वो केस अलग हो जाता है। जब मैं स्टैट के क्वेश्चन करवाऊंगी, ये मैं उधर करवाऊंगी, इन सब का मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल भी करवा दूंगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका मीडियन में, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब लास्ट चीज़ आ गई आपकी मोड। मोड क्या है, वेरिएशन अकर मोड, जो सबसे ज़्यादा मतलब टर्म क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी, वो मोड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 4 9 6 1, फिर 2 1 4 1 9। अब सबसे ज़्यादा कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, 1 2 3 4, तो 4 बारी 1 आया, तो जो 1 है वो क्या है आपका मोड है, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, या फिर मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू, उसको हम मोड बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, इंडिकेट करता है स्प्रेड और डिस्पर्शन ऑफ डाटा, कि आपका जो डाटा है वो कितने एरिया में स्प्रेड है, उसकी डिस्पर्शन कितनी है। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे उधर हम इस चीज़ को कवर करेंगे, बट मैं अभी फिर भी आपको बता रही हूँ क्योंकि इसी के अंदर आता है ये। मेजर हाउ फॉर ईच नंबर इन दिस सेट इज फ्रॉम द मीन एंड दस फ्रॉम एवरी अदर नंबर। ये क्या मेज़र करता है कि जो एक नंबर है वो हमारे डाटा सेट में मीन से कितनी दूर फॉल करता है, या फिर एक दूसरे से वो नंबर कितनी दूर फॉल करता है। जैसे कि मैंने बोल दिया 1 8 9 4, ये जो अगर हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज लगा लो, इसका आ गया 12, तो ये 12 और 1 के बीच का कितना डिस्टेंस है, ये 12 और 8 के बीच का कितना डिस्टेंस है, ये 12 और 9 के बीच का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ये चीज़ भी ये कैलकुलेट करता है, 1 और 8 का डिस्टेंस, 8 और 9 का डिस्टेंस, 9 और 4 का डिस्टेंस, ठीक है। ये तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ बता रही हूँ, बट जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को तो उनकी वैल्यू अलग आती है। जैसे इंटेलिजेंस को कैलकुलेट कर रहे हो, उनकी एवरेज निकाल रहे हो, किसी की हाइट की कर रहे हो, वेट का कर रहे हो, ठीक है, एवरेज चीज़ों का, तो उधर ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये सिंपली क्या मेज़र करता है कि हर एक नंबर मीन से कितना दूर है और एक दूसरे से उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर हाँ क्या मेज़र है उनका। फिर आ गया टाइप्स। अब ये जो वेरिएशन है, सिंपल पूछ लेते हैं, वेरिएशन को आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसके टाइप्स क्या हैं। तो इसके टाइप्स आ गया आपके रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है, वो वेरिएशन है। रेंज क्या हो जाती है, आपकी हाईएस्ट में से लोएस्ट का डिफरेंस, यानी कि जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल बताई 4 9, तो हाईएस्ट क्या है इसमें वैल्यू 9 और लोएस्ट क्या है 1, इन दोनों का डिफरेंस रेंज आ गई आपकी, ठीक है। तो जब आपको डाटा बहुत सारा दिया होगा तो रेंज ऐसे ही निकाल लिया, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस। फिर आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका आ गया डिफरेंस किसके बीच में, Q3 और Q1 के बीच में। ये मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी, मैंने आपको बोला कि मैं मीन मीडियन मोड का भी नेक्स्ट उसमें MCQ लेके आऊँगी, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी के बाद मैं उसके MCQ लेके आऊँगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो हमारा डाटा NPC में हमने उसको किस में कन्वर्ट किया होता है, 4 क्वार्टाइल में, 1 2 3 4, तो और इन सब के बीच में 25 25 100% को वैसे करके डिवाइड किया है, तो हर एक क्वार्टाइल के बीच में इक्वल इंटरवल होता है, ठीक है। इसको भी हम सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ेंगे। फिर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मीन, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। फिर आ गया वेरिएंस, क्या आ गया, हाउ मच ए रैंडम वेरिएबल डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, हमने कुछ वैल्यू जो एक्सपेक्ट की है, तो जो रैंडम वेरिएबल है वो उससे कितना अलग है, वो क्या आ गया आपका वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे, और उसके बाद मैं आपको पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक बाद में जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमारी हो जाएगी उसके बाद हमने जो मीन मीडियन मोड के हैं इसके मैं MCQ लेके आऊँगी, न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगी, उसके बाद हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना, और हाँ अब नोट्स के लिए जो न्यू लिंक मैं डाल रही हूँ टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करना, ठीक है। थैंक यू।